बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 59, सिक्योरिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिक्योरिटी फॉर सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और थोड़ा सा कैचअप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ के बारे में हमने देखा, वाटरफॉल और स्पाइरल और एजाइल फंक्शन। फिर हमने डेटाबेसिस के बारे में डिस्कस किया और फिर डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग को थोड़ा सा टच किया। उसके बाद लास्ट में हमने वेब एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी नज़र मारी और उसमें ओ एस टॉप 10 के जो से हैं रिकमेंडेशन देखी। अच्छा, अब सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। आप हम लोगों को एक चीज़ का तो बिल्कुल पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर की थिंग है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बल्कि CIA जो सा एक बिगर टर्म है जिसके इर्द गिर्द हमारी जो सी है सिक्योरिटी की डोमेन मूव कर रही होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो से है एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स क्या होता है कि जो वेंडर जो सा है वो सॉफ्टवेयर जब बनाता है उसके साथ सोर्स कोड भी रिलीज़ कर देता है, उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के नाम पे हम बहुत सारी टर्में यूज देखते हैं। ठीक है, और ओपन सोर्स बहुत सारे लोग टूल्स लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, उसका कोड भी दे देते हैं। और उसके बारे में कहा जाता है कि भाई जो लाइनस लॉ है, ठीक है, जो लाइनस लॉ लॉ है वो ये कहता है कि एनफ आइज बॉल्स ऑल बग्स आर शैलो, कि जितने ज़्यादा लोग उस कोड को देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि भाई वो उस कोड के अंदर फ्लॉज, बग्स और वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। सॉर्ट ऑफ मैं 50-50 एग्री डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल बग्स नहीं होते। आप उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं, हाँ भी विंडोज़ में बहुत ज़्यादा बग है। उसके लिए मैं मेरा क्रॉस क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये होता है कि विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना हुआ है। तो अगर बहुत सारे हैक्स मार्केट में आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को इम्पेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं कल को एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लूँ जिसमें 5000 वल्नरेबिलिटीज़ हो, मगर चलता वो 5 पीसीज पर हो, तो कोई हैकर उसको एक्सप्लॉयट करने की जहमत ही नहीं करेगा, वो कहेगा क्या फ़ायदा। ठीक है, इसकी वैसी एग्जांपल है जैसी गेम क्रैकिंग के अंदर है कि अगर आप एक गेम डेवलप करते हैं और मार्केट में भेजते हैं और उसके ऊपर उसे क्या कहते हैं, पायरेसी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। ठीक है, और उसको रैप रूप करके सारी ड्रामेबाजी करके भेजते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो गेम सुपर हिट हो जाती है तो हर बंदा उसे हैक करने की कोशिश करेगा। अगर वो सुपर हिट नहीं है गेम, उसको कोई 5000 लोग या 5 लाख लोग देख रहे हैं, तो उसे कोई क्रैक करने की या हैकर्स कम्युनिटी उसे क्रैक करने की कोशिश नहीं करेगी। हमें पता है कि एक दो दफ़ा हम लोगों हमारी कंपनी ने, विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द कंपनी, हमने गेम प्रोड्यूस की और उस गेम को जो सा है हैकर्स जो से हैं बड़ा सीरियसली उसे क्रैक कर रहे थे। उसकी वजह यह थी कि वो बहुत फेमस गेम थी और दे डोंट वांट टू पे फॉर इट। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन द हैकर्स कम्युनिटी कितना है या क्रैकर्स कम्युनिटी कितना है। ठीक है, एनीवे, ओपन सोर्स एक ऐसा सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड डेवलपर जो है वो रिलीज़ करता है और उसमें अलाउ करता है यूज़र को कि अगर उस सोर्स कोड के अंदर कोई चेंजेस करनी तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह उसके जब आप ये कोड को देख रहे होते हैं तो आप एक टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हैं जिसकी विच इज़ कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, कि अगर आप इसके अंदर कोई डिस्क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, तो आप इसको डिस्क्लोज करोगे पब्लिकली। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रही हैं और उसके दौरान उन्होंने GNU पब्लिक लाइसेंस, GPL 3 उसे कहते हैं, ठीक है, फ्री एज इन फ्रीडम। ठीक है, अगर उन्होंने उस टूल को यूज़ करते हुए एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, तो जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अंडर दिस GNU जेनेरिक पब्लिक लाइसेंस, उन्हें उस सॉफ्टवेयर का कोड भी रिलीज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपने इस तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि कोई GNU पब्लिक लाइसेंस के अंडर तो कोई एग्रीमेंट नहीं आ रहा कि अगर आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना रही है, मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है, तो आप मेक श्योर करोगे कि वो GPL फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में तो नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं यूजिंग अ GPL ओपन सोर्स टूल, तो आपको उस अपना जो एंड रिजल्ट सॉफ्टवेयर है उसका भी कोड रिलीज़ करना पड़ता है, मगर इसमें थोड़ी सी ग्रेइश ब्लरिश लीगल लाइन है। ठीक है, एनीवे, मकसद ये है कि आपको ओपन सोर्स का मकसद समझाना कि ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड होता है जिसको आप प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको सोर्स कोड भी मार्केट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना टाइप्स हैं, लो लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल भी कुछ लोग कहते हैं, और फिर उसके बाद जनरेशन है। तो लो लेवल लैंग्वेज ये होती है जो मशीन समझ सकती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज जो सा है वो इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाइनरीज के अंदर होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी मशीन लेवल लैंग्वेज से क्लोज़र होती है, मगर
ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में थोड़ी सी एक्सेप्टेबल होती है, जिसमें हम रजिस्टर्स और वेरिएबल्स को उठा के मूव कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ को मूव कर रहे होते हैं, नॉट वेरिएबल्स को, ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। अगर आपको याद करना हो तो पार्लियामेंट को हम असेंबली समझ लें, और वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है बहुत लो लेवल होती है, ठीक है। नो ऑफेंस टू एनीवन। हायर लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रैन, पैस्कल, कोबोल आ जाती है। मिडिल लेवल नॉर्मली लो और हाई लेवल आपकी बुक ने पढ़ाया, मिडिल लेवल में सी प्लस और जावा आ जाती है, जिसे हम ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन है डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन है प्रोसेस डिपेंडेंट होगी, ठीक है, और थर्ड जनरेशन प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगी, फिर यूजर फॉर्मिंग होगी, फिफ्थ जनरेशन में AI टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन है वो हम लो लेवल कैटेगरी में डाल देते हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन जो सी हाई लेवल लैंग्वेजेस में डाल देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर ये आ सकता है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करें लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन को प्रोसेस, इंटरप्रेट, कंपाइल करने के लिए कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब प्रोसेसर, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस खुद समझ लीजिएगा, गूगल करके देखिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश है। ये जो सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, ये डेवलपमेंट मॉडल है, डोमेन 8 है, इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, मगर उतनी ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग जो से हैं वो IT प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आए होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़े बेसिक आइडियाज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो है उस पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस डोमेन में। उसके बाद आ जाता है जावा, ठीक है। जावा के अंदर एक चीज़ बताता चलूँ, जावा स्क्रिप्ट एंड जावा आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड इन वेब पेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, और हम अक्सर जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल करते हैं, क्योंकि जब ये चल रही होती है आपके ब्राउज़र के अंदर तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस होती हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट का ताल्लुक जावा से नहीं है, बल्कि एक्चुअली इसको लाइव स्क्रिप्ट के नाम दिया गया था, फिर किसी कमर्शियल रीज़न की वजह से उसे जावा स्क्रिप्ट कहना शुरू कर दिया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्राउजर। और इसके पास सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एक्सेस होती है टूवर्ड्स द सिस्टम, ठीक है। जावा ऑन द अदर हैंड साइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कंपाइल द सोर्स कोड इनटू अ सॉर्ट ऑफ सूडो ऑब्जेक्ट कोड कॉल्ड अ बाइट कोड, ठीक है। जावा जब भी कोई कोड लेती है, आप राइट करते हैं, तो उसको पहले एक सूडो कोड फॉर्मेट के अंदर बाइट कोड पे चलाती है। बाइट कोड पे चलाने का मकसद क्या है, इस सॉर्ट ऑफ एन इंटरप्रेटर, ठीक है। जावा का आपने सोर्स कोड लिया, जावा कंपाइलर ने यूज़ किया बाइट कोड और उसको इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इन जावा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि ये बाइट कोड है, बाइट कोड वेरीफाई करता है, ठीक है, स्क्रूटनाइज करता है तमाम चीज़ों को, और उसके बाद JVM में भेज देता है। जावा वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। बाइट कोड इज देन प्रोसेस बाय द इंटरप्रेटर कॉल द JVM फॉर द CPU टू रन। तो JVM में वो वेरीफाई हो जाता है, और JVM में वेरीफाई होकर आपका CPU से रन करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल इंफॉर्मेशन है, इसको अगर डीप जाना शुरू करें तो बहुत बहस और बहुत डिटेल सीरीज बन सकती है, ठीक है। आपने सिर्फ एक अंडरस्टैंड करना है, सोर्स कोड, बाइट कोड और मशीन कोड, ठीक है। आप सोर्स कोड जावा में राइट करते हैं, बाइट कोड उसको सॉर्ट ऑफ कंपाइल करता है, और उसके बाद उसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मशीन अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। तो ये सोर्स कोड टू द मशीन कोड जो कन्वर्जन होती है थ्रू द बाइट कोड होती है। बाइट कोड एक जावा के ही, जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाइट कोड स्पेसिफिकली इंस्टॉल करें। अच्छा, जावा सिक्योरिटी के अंदर जौन सा है, ये डायग्राम जौन सी है मैंने उर्दू IT एकेडमी के यूज़फुल लिंक्स पे रख दी है, ठीक है। इसके अंदर जावा सिक्योरिटी के 2 आर्टिकल्स जौन से हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट बिफोर यू गो एंड सिट इन द एग्जाम, ठीक है। ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम और ये पिछली डायग्राम, आपकी बुक ने तो 4-4 लाइनों में डिफाइन किया हुआ, मगर आई वुड सजेस्ट कि आप जो यूज़फुल लिंक्स में मैंने लिंक भेजे हुए जावा सिक्योरिटी के ऊपर, वो ज़रूर देखें, ठीक है। At the time the byte code is interpreted, Java check the use of variable and memory of the application, ठीक है। जिस तरह बाइट कोड के पास कोड आता है तो वो जो सा है चेक करता है कि मेमोरी में क्या क्या चीज़ें उसने रखी हुई हैं, ठीक है। एक टर्म यूज़ होती है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, कि मेमोरी लोकेशंस को ऑटोमेटिकली देखता रहता है, और उसमें जो मेमोरी में वैल्यूज़ हमने स्टोर की होती हैं उसको आइदर डीलोकेट कर देता है या स्केवेंज कर देता है, ठीक है, ज़ाया कर देता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर आप कोड रन करने के बाद आप अपनी मेमोरी क्लीन नहीं करते, और दूसरा प्रोसेस रन करके कोई बंदा उधर से वैल्यूज़ उठा लेता है, तो माइट भी पॉसिबल कि वो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता, ठीक है। अब इसी तरह द लैंग्वेज डिफाइंड 4 डिस्टिंक्ट एक्सेस लेवल
3 डिस्टिंक्ट एक्सेस लेवल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। इसमें थोड़ी और डिटेल है, मगर जो मैंने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया है उसने आपको दिखाया हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन जो सी आप जावा की स्पेसिफिक एक क्लास या एक फंक्शन या किसी से बाहर डिस्कस नहीं करना चाहते, या JVM से बाहर डिस्कस नहीं करना चाहते कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक जिस तरह भी आपने डिफ़ाइन करना है उस तरह आप उस लेवल ऑफ एक्सेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जावा की सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफायर, क्लास लोडर और सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। वेरीफायर जो सा है वो ये चीज़ है जिसकी हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, जो बाइट कोड था, ठीक है। इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेमोरी एंड बॉन्ड चेकिंग, कि मेमोरी के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है क्या वो उसकी ज़रूरत है या नहीं, अगर नहीं है तो गार्बेज कलेक्शन, क्लियर अप, वाइप आउट कर दे, ठीक है। क्लास लोडर लोड्स एंड अनलोड द क्लासेस डायनामिकली, लोड करता है क्लासेस को। और सिक्योरिटी मैनेजर गेट कीपर के तौर पे काम कर रहा हो तो कोई रोग फंक्शन नहीं कॉल होने देता, ठीक है। इसी तरह जावा के अंदर बहुत सारे और क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस आप उसे कह सकते हो, या क्लासेस इज नॉट अ राइट वर्ड, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ राइट वर्ड, मेरे जहन में इस टाइम वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जावा सर्टिफाइड पाथ API, ठीक है, पाथ API, ठीक है, ये जो सी है ये सर्टिफिकेट पाथ के बारे में कंट्रोल करती है। इसी तरह GSS APIs, ठीक है, Kerberos और SSO से रिलेटेड ये जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है ये यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह एक चीज़ होती है जैस, जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विसेज, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपके फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक और मेरे ख्याल में JCE कहलाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है, जावा क्रिप्टोग्राफी एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशंस यानी आप डिफरेंट किस्म के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर अपने डेवलपर से बात कर रहा होता हूँ, JSSE, जावा सिक्योर सॉकेट एक्सटेंशन, जो SSL और TLS से रिलेटेड, SSL और TLS, ठीक है। SSL को तो अब हम यूज़ करना छोड़ दिया, TLS 1.2 पे हम बात करते हैं आजकल, मगर बहुत सारी कंपनी अभी तक SSL पे कर रही है क्योंकि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विद द ब्राउज़र्स उनकी रिक्वायरमेंट है, बट TLS 1.2। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स ऑफ जावा मैं यूज़ करना चाह रहा था। कंपोनेंट्स ऑफ जावा जो से ये हेल्प करते हैं टू अटेन अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट यू वांट, ठीक है। अगर आप SSL इंप्लीमेंट करने लगे हैं तो जावा सिक्योर सॉकेट एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इंक्रिप्शन करनी है तो JCE इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंपोनेंट्स को आप यूज़ करेंगे टू मेक श्योर कि आपका कोड जो है सिक्योर हो। नॉर्मली आपका जावा का डेवलपर ये सारे काम कर रहा होगा। मसला ये होता है कि जिस तरह ये गार्बेज कलेक्शन की बात हो रही है, तो जब ये इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो से हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें ये तमाम कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये आपके जो डेवलपर है ना उसे लाउजी कर देती हैं, यानी ढीला कर देती हैं। फिर वो ख्याल नहीं करता कि वो कहाँ कहाँ अपना डाटा रख रहा है, और उसके बाद वो कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर ये कहीं पे कोई की को डिक्रिप्ट करके रख रहा है तो वो डिक्रिप्ट करके मेमोरी में स्टोर रख रहा है, और जिस तरह वो एप्लीकेशन को उस की ज़रूरत नहीं होती वो वहाँ से वाइप नहीं करता, उसको क्लियर अप नहीं करता। अगर क्लियर अप नहीं करता तो कोई एक ऐसा अटैक करे जिससे मेमोरी के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करे और उधर से एक्सट्रैक्ट कर रहे की, तो आपके तमाम काम ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अब ये एक ऐसी स्लाइड या ये एक ऐसा लेक्चर का पोर्शन है जहाँ पे मैं क्लेम नहीं करता कि आई वुड बी एबल टू टीच द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है ये सारा नॉलेज जो मैं अभी शेयर करने लगा हूँ, ये मुझे मेरी डिग्री प्रोग्राम यानी तकरीबन 15 साल हो गया, वो उधर से आया हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है कि हमारे जो उप्स का प्रोग्रामर था या जो ट्रेनर थे वो बहुत जालिम ट्रेनर थे, ठीक है। एनीवे, तो ऑब्जेक्ट रेदर देन अ लीनियर प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेन चीज़ होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है। अब ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस क्या होती हैं? तो क्लास एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ये मैंने विकीपीडिया से पिक्चर उठाई है, ठीक है। कार एक आपकी क्लास है, ठीक है, मगर उस कार को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने उस कार का उठा के इंप्रेशन बनाना है, सांचा लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सीमेंट डाल के उसके आपने ऑब्जेक्ट बना लेने, ठीक है। पोलो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पोलो कार बना ली, मिनी कूपर आपने बना ली, बीटल बना ली, ठीक है, मर्सिडीज बना ली, BMW बना, ये ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास एक बनाया सेट ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एट्रीब्यूट हो सकता है कि इस गाड़ी में इतना फ्यूल डाल सकता है, इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है, ठीक है। अब इस क्लास से मैं जब बीटल कार बनाऊंगा तो मैं कहूँगा इसका फ्यूल जो है 10 और स्पीड है 100 है,
इसी तरह जिस तरह BMW बनाऊंगा तो मैं उसको कहूँगा इसका फ्यूल 20 और स्पीड 200 है, ठीक है। तो इससे आपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए। क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आपको बीइंग अ CISSP आपको पता होना चाहिए। क्लास एक जनरल टर्म है और ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास से जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है और उसे आप अपनी उसमें प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये क्लास के अंदर जो है मेथड्स डिफाइन किए होते हैं और एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो मेरे ख्याल में आपको पता चल जाएगा मुझे प्रोग्रामिंग कितनी आती है और फिर मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल क्लास और ऑब्जेक्ट इज़ टू इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्लास एक ऐसी चीज़ जो सांचा है और ऑब्जेक्ट वो जो रियल चीज़ बन गई है, ठीक है, उस क्लास से, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ईफल स्मार्ट टॉक इनिशियल दिनों में आई थी, मुझे नहीं पता अभी कोई जानता भी है यानी रूबी, जावा, C++, पाइथन, पर्ल, विजुअल बेसिक, ये तमाम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इनफैक्ट आजकल के दौर में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी यूज़ होती हैं। अच्छा, ओप्स के 4 पिलर्स है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 आपकी बुक ने बड़ी अजीबोगरीब से ये डिफाइन किए हैं, तो मैं दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। इनकैप्सुलेशन ये कि आप डाटा को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ओप्स के अंदर आप डाटा को हाइड कर लिया, ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आपने कहा मैंने एक प्रोग्राम लिखा और ये ब्लैक बॉक्स में डाल दिया, आप यहाँ से मुझे 2 वैल्यूज़ दो, मैं उन्हें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, कि डाटा और फंक्शन, डाटा के साथ फंक्शन ऐड करें, ठीक है, और आप ये चीज़ देख ना सकें, ठीक है, आपको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, आपने उसे सिर्फ 2 वैल्यूज़ देनी है और वो रिजल्ट में आपको दे देगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का एक प्रोसीजर बनाया या जो भी फंक्शन बनाया आपने और वो आपको रिजल्ट दे देगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कैपेबिलिटी है तो वो ओप्स के एक पिलर को फुलफिल करती है। दूसरी बात होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस ये कि आपके पास दो टर्म्स यूज होती हैं, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। आपकी बुक उसे यूज़ करती है हाई लेवल क्लास और सब क्लासेस, ठीक है। मगर आप अगर आप डिग्री प्रोग्राम के किसी स्टूडेंट से बात करेंगे वो आपको हमेशा बताएगा पेरेंट चाइल्ड क्लास, पेरेंट चाइल्ड क्लास, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, ABC, ठीक है, और उसकी फर्दर चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने कोई चेंज किया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरी कार की क्लास थी और उसके बाद मैंने जो सी है कार क्लास 1, कार क्लास 2, कार क्लास 3 बना दी। अब इधर कार क्लास के अंदर मैंने कहा कि गाड़ी के आगे 2 लाइटें नहीं 3 लाइटें होनी चाहिए, तो ये तमाम गाड़ियों में 3 लाइटें हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखा जा सकता है कि अगर इस क्लास के अंदर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ हुआ तो तमाम सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस में भी सिक्योरिटी फ्लॉ होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो कि अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ होता है तो अगर हमने पेरेंट क्लास में फिक्स कर दिया तो तमाम चाइल्ड क्लासेस में फिक्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। शुरू के दिनों में, बहुत पहले की बात है, कि हम कहते होते थे यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लेम करती है कि ये उप्स है, मगर इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग ए ट्रू इनहेरिटेंस, कि आप अगर पेरेंट क्लास में कोई चेंज करते थे तो चाइल्ड क्लास में चेंज नहीं होता था, ठीक है। अगर कल को उसने कहा कि गाड़ी, इस गाड़ी के 4 नहीं 5 पहिए होंगे तो वो तमाम चाइल्ड क्लासेस में 5 पहिए हो जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोग्रामर जो हार्डकोर प्रोग्रामर हैं वो सॉर्ट ऑफ डिसएग्री कर रहे होंगे, मगर ये समझाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनहेरिटेंस ये है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास एक क्लास है विच इज़ कॉल्ड शेप, ठीक है, और उस शेप से जो सब क्लासेस बनी है वो है ड्रॉ, मैंने किया सर्कल, उसी से स्टार ड्रॉ कर दिया, उसी से ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिया, उसी से मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, उसी से पेंटागन ड्रॉ कर दिया। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही क्लास से मल्टीपल शेप्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन बड़ी हार्ड है एक्सप्लेन करना, मगर ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है दैट इज़ अ की लाइन टू अंडरस्टैंड। एक्सपोजिंग एसेंशियल फीचर ऑफ एन एंटिटी, कोई एंटिटी है उसके एसेंशियल फीचर्स को एक्सपोज कर देना, ठीक है, दिखा देना, निकाल देना, ठीक है। ब्रेक सिस्टम इन द कार, ये मुझे अभी एक डेवलपर को कॉल करके समझनी पड़ी ये बात। ब्रेक सिस्टम इन द कार जो सी है, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ क्लास है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इसकी क्या है कि वो ड्रम ब्रेक हो सकती है, डिस्क ब्रेक हो सकती है, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सो ऊप्स के अंदर 4 कॉन्सेप्ट हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आए तो गूगल करें, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मुझे टाइम नहीं मिला देखने का, वरना आई वुड हैव कम अप विद मोर एग्जांपल्स। मगर इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग करती है कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आप 2 वैल्यूज देते हैं, आउटपुट दे देते हैं। इनहेरिटेंस क्या कि पेरेंट क्लास जो टॉप लेवल क्लास है उसमें कोई चेंज हो तो सब क्लासेस में हो। पॉलीमॉर्फिज्म के क्लास से एक ही क्लास शेप से मल्टीपल डायग्राम्स बना सकते हो। और एब्स्ट्रैक्शन क्या कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एंटिटी आप एक्सपोज कर दो, ठीक है, जैसा गाड़ी का बोनट खोल के अंदर से चीज़ें दिखा देते हैं। इसके अलावा एक और टर्म, ये आपकी बुक, यहाँ आपकी बुक ने ज्यादती की है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और
पॉली इंस्टेंटेशन आप एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि ऊप्स का टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो उसे चारों के चार पिलर्स डिफाइन करने चाहिए थे, उसने एब्स्ट्रक्शन डिस्कस ही नहीं किया बुक ने, ठीक है। अच्छा, पॉली इंस्टेंटेशन क्या है? पॉली इंस्टेंटेशन बड़ा ट्रिकी किस्म का कॉन्सेप्ट है, डेटाबेसिस के अंदर यूज़ होता है, मगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पॉली इंस्टेंटेशन ये कि आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, ये आपके पास डेटाबेस है, थोड़ी सी टेढ़ी डेटाबेस है, ठीक है। इसके अंदर दो एंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिपमेंट नंबर, और शिपमेंट नंबर है 1011Q, ठीक है। यहाँ पर 1011Q, दो एंट्रीज ऑफ द सेम शिपमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। सोर्स, डेस्टिनेशन, स्टफ, और उसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या कि पब्लिक, टॉप सीक्रेट, ठीक है। सोर्स क्या, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लिया हुआ। स्टफ क्या है, फूड। कि अगर मेरे पास क्लासिफिकेशन पब्लिक है, ठीक है, मैं पब्लिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैं कहूँ कि मुझे बताओ इस शिप के अंदर क्या सामान जा रहा है, तो वो कहता है आपकी शिपमेंट नंबर है 1011Q, ठीक है, एशिया से अफ्रीका की तरफ जा रही है, ठीक है, और फूड है नाइजीरिया, ठीक है। आई होप कोई नाइजीरियन नहीं सुन रहा होगा ठीक है। स्टफ है फूड, ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या है, पब्लिक। ये आपकी क्लासिफिकेशन की बेस पे उसने आपको रिजल्ट दिखा दिया। अब मेरे पास टॉप सीक्रेट क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, मैं टॉप सीक्रेट क्लैरिफिकेशन हूँ, मैं सॉर्ट ऑफ मिलिट्री पर्सनल हूँ, ठीक है। मुझे बताता है कि एशिया से जा रही है और नाइजीरिया जा रही है, मगर इसमें वेपन जा रहे हैं, ठीक है। ये टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के बेस पे। पॉली इंस्टेंटेशन एक ही शिपमेंट की दो एंट्रीज पड़ी हुई है, अगर आपकी पब्लिक क्लासिफिकेशन आपको कुछ और बताता है, जब टॉप सीक्रेट हो तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे पॉसिबल यूजेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो आपने यूजर के हिसाब से उसको, यूजर की क्लासिफिकेशन या क्लियरेंस लेवल के हिसाब से आपने उसे इंफॉर्मेशन दिखा दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स पढ़ लिए हम लोगों ने। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, एक साइड पे सर्वर पड़ा हुआ है, एक साइड पे क्लाइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हो गया, और मल्टीपल पीसीज पे जो सी है कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कंपोनेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दिस डेवलपमेंट पैराडाइम अलाउ अ प्रोग्राम टू डाउनलोड अ कोड फ्रॉम रिमोट मशीन ऑन टू यूजर लोकल मशीन इन अ मैनर दैट इज सीमलेस टू द यूजर। तो अगर यूजर ने कोई कोड रन करना है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यूजर पे कनेक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने बिजनेस लॉजिक कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। उसको डाउनलोड करेगा, रन करेगा, यूजर को पता भी नहीं होगा और यूजर को रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, कि आप जो से मल्टीपल सिस्टम्स पे इंटेलिजेंस रखी हुई है, ठीक है, कहीं पे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कहीं पे डिफरेंट कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, और जब वो यूज़र उसे कनेक्ट करता है तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी लेवल कहाँ से कहाँ तक डाटा आप उठा के यूज़ करते हैं। मोस्टली बिजनेस लॉजिक या जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर एंड पे रखते हैं, बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो पॉसिबली आप क्लाइंट एंड पे करवा लेते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, कॉमन फैसिलिटी है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है, ठीक है। इसके लिए एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क यूज होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड खोरबा, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की अप्रोच देता है कि आपके डिफरेंट सर्वर्स पे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, उन तमाम को मिला के आप एक सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल HR सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, फाइनेंस सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तमाम के तमाम को एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर आपने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो कोरबा जो सा है एक जनरल टर्म के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह जावा ने जो सा है एंटरप्राइज जावा बीन्स के नाम पे सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, विच इज़ कंप्लाइंट विथ कोरबा। कोरबा लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और एंटरप्राइज जावा बीन आपको यही चीज़ डिलीवर करता है अंडर जावा प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई होप दैट क्लेरिफाइज है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म्स यूज़ होती है लाइब्रेरीज एंड टूल सेट, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जो सी हैं प्री रिटन कोड्स होते हैं, क्लासेस हो सकती है, प्रोसीजर, स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगरेशन, डाटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो सा है प्रोग्रामर जो सा है अपने सॉफ्टवेयर कोड के अंदर बार बार इन लाइब्रेरीज को कॉल करके इस फंक्शन को रिपीट कराता है। से फॉर एग्जांपल एक उसकी एग्जांपल ये लेता हूँ कि कैलकुलेटर की एक लाइब्रेरी या फंक्शन जो भी आपने राइट किया हुआ है, और अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कैलकुलेटर का बटन देना है तो आप दोबारा से कैलकुलेटर राइट नहीं करेंगे, आप उस कोड को रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होगा कि आप अगर उस कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, कल को उस कैलकुलेटर के अंदर परसेंटेज का बटन का फीचर आ गया तो खुद ब खुद आपके पास वो फीचर सेट आ जाएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें डिस्कस की हुई हैं,
हैं सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी, रूबी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड रन टाइम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है कि बहुत सारे फीचर सेट्स को, बहुत सारे टूल्स को कंबाइन कर लेता है और एक बड़ा स्वीट ऑफ सॉफ्टवेयर दे देता है आपको, और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं उसमें डिबगिंग का फंक्शन भी होता है, एडिटिंग का भी होता है, ऑटोमेशन का भी होता है, तमाम फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। IDE नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस फीचर सेट। उसमें से एक बहुत कॉमन IDE ड्रीम व्यूवर है, ठीक है। ये डेवलपर्स जो PHP के डेवलपर हैं ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर सेट होते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे अदर IDEs होंगे मार्केट के अंदर। अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से आपको बहुत सारे पता होंगे, मुझे 3-4 ही पता है, ठीक है। ड्रीम व्यूवर उसमें से एक है। तो यहाँ पे जो सा है, मैं हमने जो सुपर फास्ट राउंड ऑन जावा प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म्स और अपार्ट फ्रॉम पॉली इंस्टेंटेशन सारी पढ़ ली। और मेरे ख्याल में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो है सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरीज, टूल सेट, सिक्योरिटी इश्यूज, नहीं लाइब्रेरीज एंड टूल सेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कर लिया। ये 3 टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे थैंक यू की स्लाइड्स लाने ने, ये आ गई थैंक यू की स्लाइड। अब अल्लाह हाफिज़।